देखो हम लोग पिछले क्लास में डोपिंग से रिलेटेड बातें डिस्कस कर रहे थे। जिस डोपिंग में हमारे पास आया था एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस कर चुके थे। अब बात अगला हमारे पास था, उसमें कौन सा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो नेक्स्ट लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो इसमें कहता है कि अगला बात हमारे पास जो है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। देखो कहता है कि जब हम 14th ग्रुप एलिमेंट को 15th ग्रुप या 13, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, याद होगा कि 14th ग्रुप एलिमेंट को 15th ग्रुप या 16th ग्रुप से डोप किए थे। तो क्या हुआ था, 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के मतलब 14th ग्रुप के 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के बाद भी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो बचे रह जा रहे थे। तो जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हमारा बचा हुआ रह गया, वही इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से बाहर निकल के कंडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद कर रहा था। अब इसको दूसरी तरीके से समझो कि अगर हम 14th ग्रुप एलिमेंट को हम 13th ग्रुप या 12th ग्रुप एलिमेंट से डोप कर दें, किससे, उससे कम वाले से, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो जो अब सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है और जो दूसरा एलिमेंट डाल रहा है उसकी वैलेंसी 4 से कम है, तो कम से ही बॉन्ड बनाएगा। तो जब इसकी वैलेंसी खत्म हो जाएगी तो यहाँ इनके इसके और सिलिकॉन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड गायब हो जाएगा। बॉन्ड गायब हो जाएगा मतलब क्या हुआ, वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिफिशियंसी होगी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक होल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो समझो, पहले इसको लिखते हैं, लिखोगे इस बात को यहां मेंशन कर रहे हैं, इफ 14th ग्रुप एलिमेंट 14th ग्रुप एलिमेंट इज डोप्ड विथ 12th on 13th group element, 13th group element creation of electronic hole takes place। Holes may be treated as positive charge। Due to creation of this hole, conductivity increases। Hence called, इस कारण से इसको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये होल्स जो है, होल्स को हमने ट्रीट किया है किसकी तरह, पॉजिटिव चार्ज की तरह, इस कारण से इसको पॉजिटिव टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलने वाले हैं। कहने का मतलब हुआ, इसको समझो, जैसे मान लो हमारा 14th ग्रुप एलिमेंट था, हमारा सिलिकॉन ही था, सिलिकॉन हमारा 14th ग्रुप एलिमेंट है, 14th ग्रुप एलिमेंट है ये।
14th ग्रुप एलिमेंट है, ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन की बात अगर करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया ये क्या हो गया, 2, 8 और 4 है। तो इसकी जो वैलेंसी है एक्चुअल में, इसकी वैलेंसी 4 है, मतलब सिलिकॉन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ। सिंपल अगर हम देखें तो सिलिकॉन के बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात यही है, सिलिकॉन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ कर रहा है। सिलिकॉन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है। अब सिलिकॉन जब 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये सिंपल सा बात है, ये बॉन्ड बना रहा है। इसमें हमने क्या किया, हमने इसको डोप कर दिया एल्युमिनियम से। चलो 13th ग्रुप एलिमेंट हमने डाल दिया। चलो 13th ग्रुप एलिमेंट जैसे हमने यहां पे डाल दिया, एल्युमिनियम को डाल दिया। एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 283 है। तो ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन अपना जो बॉन्ड बनाया यहाँ पे, और इसका क्या हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा रह गया, और यहाँ पे जो एल्युमिनियम ये बॉन्ड बना लिया, तो 3 ही बॉन्ड बनाया। अब 6 बॉन्ड के जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे 6 करे 4 बॉन्ड, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो 3 ही बॉन्ड बनाया। अच्छा 3 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर जाएंगे तो इसके पास क्या है, एल्युमिनियम का 3 बॉन्ड बन रहा है। तो 3 बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब एक ऑर्बिटल इसे खाली रह जा रहा है। 2 2 4 2 6 ना हुआ जी, ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं, 2 इसका मतलब है क्या, इसके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होल का क्रिएशन हो गया। इस जगह पे क्या हो गया, क्रिएशन, इसके बीच का बॉन्ड क्या हो गया, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में बॉन्ड बनेगा। अब 3 बॉन्ड तो बन चुका है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होल। क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होल बना, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक होल तुमको दिख रहा है, क्रिएशन ऑफ, ये जो क्रिएट हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन अगर हम लोग देख रहे हैं, सिलिकॉन हमारे पास है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो बॉन्ड का अपना फॉर्मेशन कर रहा था, इसमें से ये जो हमारे पास आया, ये वाला पोजीशन, ये जो बना, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रिएशन ऑफ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक होल हो गया। ये क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होल, क्या इलेक्ट्रॉन होल का क्रिएशन हो गया। क्यों, क्योंकि यहां का यहां बॉन्ड गए, ये 3 ही बॉन्ड बना सकता था। तो अब क्या होगा, जब भी काम करेंगे समझो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है। एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एल्युमिनियम के पास AlClCl है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है ना, इसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैकेंट ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा। अब जैसे एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा, और ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का बढ़ने का कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक होल हुआ। तो इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। बात सबको समझ में आ रहा है? अरे बात समझा ना, मतलब ऐसे जो बॉन्ड था, सिलिकॉन जो था, ऐसे सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा था। तो 4 बॉन्ड बनाया, अब यहां पे हमने डाल दिया है कौन चीज, इसको हटा के हमने यहाँ पे डाल दिया एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम बनाया 3 गो बॉन्ड, तो अगला जो बॉन्ड दूसरे सिलिकॉन से बनता वो बन पाता, अब नहीं बनेगा। तो इनके और इनके बीच का बॉन्ड खाली ना हो गया। तो खाली जगह का मतलब क्या हुआ, वहां का ऑर्बिटल खाली है, और खाली है तो वहां क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर सकता है। स्पेस जब वैकेंट साइट होगा मतलब वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगा, और इस कारण से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर शुरू होगा, और इस कारण से ये हमारा जो होगा वो किसकी तरह काम करेगा, पॉजिटिव होल जो है वो इलेक्ट्रॉन के कैरियर को उसको मूव कराने में हेल्प करेगा। इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो ये फिगर जो हमारा हो गया, फिगर शोइंग पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलो उतार लो इसको, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया ये 13th ग्रुप। अच्छा वो
अगर हम इसको 12 ग्रुप से डोप करेंगे तो क्या होगा, दो बॉन्ड गायब हो गया, तो दो को वैकेंट और वाइटल आ जाएगा, मतलब दो होल्स का क्रिएशन हो जाएगा, और 2 होल का क्रिएशन होगा तो और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस चीज का ख्याल रखें, उतार लेंगे इसको। तो दिमाग में सीधा बैठाओ कि जिस ग्रुप का है उससे ज्यादा वाले से डोप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो निगेटिव टाइप, और उससे कम वाले से डोप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और मतलब होल्स बढ़ गए, वैकेंट और वाइटल बढ़ गए, होल्स बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट जो होगा वो वैकेंट साइट में गया। अब वो इलेक्ट्रॉन मूव करके दूसरे वैकेंट में साइट में गया, तो उसका तो इलेक्ट्रॉन मूव किया तो उसमें भी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण से चार्ज जो होंगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ेगा, सो इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है बात? उतार लेंगे इसको, उतार लिए इसको। क्लियर है बात? तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो कैसे बना? डोपिंग के कारण से, बाहर से फॉरेन पार्टिकल डालने के कारण से ये चेंजिंग हुआ। ठीक है, चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 1.25। If NaCl is doped with 10 to the power minus 3 mole percent of SrCl2, what is the concentration of cation vacancy? If NaCl is doped with 10 to the power minus 3 mole percent of SrCl2, what is the concentration of cationic vacancy? Concentration of cationic vacancy. If NaCl is doped with 10 to the power minus 3 mole percent of SrCl2, NaCl का मतलब क्या समझ रहा है? Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl, ये इसका क्रिस्टल है, ये लैटिस स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये इसका बना हुआ है। Cl माइनस, इधर मान लो तुम NaCl क्रिस्टल को समझते हो तो Na प्लस Cl माइनस ये हमारे क्रिस्टल्स हो गए। ये हमारे कैटायंस और ये अगर इसमें अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, थोड़ा समझो इसको, ये क्रिस्टल, ये सॉलिड हमारे हैं, ये सॉलिड है, ये लैटिस स्ट्रक्चर में अगर हम देख रहे हैं इसमें थोड़ा समझो, ये है, ये NaCl का क्रिस्टल है। NaCl को डोप करने के लिए कह रहा है किससे? SrCl2 से। इसे तो NaCl, पहले तो एक बात समझो, NaCl का मतलब क्या होगा? इसमें Na प्लस और Cl माइनस का बना है, जबकि SrCl2 बना है किसका? Sr प्लस 2 और प्लस 2Cl माइनस। तो एनायन तो दोनों में सेम है, तो एनायन के कारण से कोई इफेक्ट पड़ेगा? सेम एनायन है, वही रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतर किसका पड़ने वाला है? कैटायन का। यहाँ कैटायन कौन है? Na प्लस, और यहाँ कैटायन है Sr प्लस 2। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, समझे अगर, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे एक Sr प्लस 2 किसके बराबर है? 2Na प्लस के बराबर हुआ। अरे हुआ ना? इसका मतलब क्या समझे कि एक Sr प्लस 2 किसको रिप्लेस किया? 2Na प्लस को रिप्लेस किया, लेकिन है क्या गो? एक ही ना है, तो जाएगा मतलब एक Sr प्लस 2 2Na प्लस को रिप्लेस किया, लेकिन है वो क्या गो? एक है, तो सिंगल को एक ही प्लेस पे गया, और एक को क्या कॉल किया? 1 कैटायनिक वैकेंसी, 1 कैटायनिक वैकेंसी यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? इतना बात समझ रहे? मतलब सोचो, अब देखो 1 मतलब यहाँ पे है, अब थोड़ा समझना,
10 to the power minus 3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2। परसेंट मतलब 100 मोल NaCl जो है इज डोप्ड विथ, किसके साथ, डोप्ड विथ 10 to the power minus 3 मोल ऑफ SrCl2। ये लाइन समझ में? मोल परसेंट का मतलब 100 मोल को इतना मोल परसेंट ऑफ SrCl2 NaCl का डोपिंग है, मतलब 100 मोल NaCl को 10 to the power minus 3 मोल ऑफ SrCl2 से डोप किए। ये लाइन समझ में आ रहा है? तो 100 मोल को डोपिंग के लिए जितना है, तो 1 मोल NaCl को डोप करने के लिए कितना चाहिए, -3/100, मतलब कितना होगा 10 to the power minus 5 मोल ऑफ SrCl2। ये समझ में आ रहा है? 1 मोल NaCl को जब हम डोप कर रहे हैं, तो 1 मोल NaCl को डोप करने के लिए कितना मोल SrCl2 चाहिए, मतलब हमने 10 to the power minus 5 मोल SrCl2 से 1 मोल NaCl को डोप किया है। समझ में आ रहा है? अब सोचो, अच्छा एक Sr+2 जो है यहाँ पे हमने मेंशन किया है, तो इस बात को हम वहां लिखे हैं, उसको मेंशन कर दे। हाँ, तो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, 1 मोल ऑफ Sr+2 क्या किया, रिप्लेसेस 2 Na+, 2 मोल ऑफ Na+, but occupies only one site, occupies only one site, only one site, only one site causes 1 mole of cationic vacancy। एनी वन कर सकते हो, एनी वन, किसी भी, एनी वन साइट causes 1 cationic vacancy, causes 1 mole of cationic vacancy, 1 mole of cationic vacancy। ये बात सबको समझ में आ रहा है? 1 मोल Sr+2, 1 मोल Sr+2 2 मोल Na+ को रिप्लेस किया है, अकेले तो गया एक जगह पे, तो क्या किया, ये वो कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट किया। अगर मान लो यहाँ पे SrCl2 के जगह पे तुम AlCl3 डालते तो क्या होता, AlCl3, तो Al पे कितना चार्ज हुआ, +3, तो एक Al+3 का को रिप्लेस करता, 3 Na+ को रिप्लेस करता, और है एक ही ना, तो एक जगह जाता 2 कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होता। समझ में आ रहा है बात? तो एक बात तो क्लियर हो गया कि 1 मोल, यहां से ए लाइन तुमको क्लियर हो गया कि 1 मोल ऑफ SrCl2 1 मोल कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। ये समझना है, 1 मोल SrCl2 1 मोल कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, तो इतना मोल कितना मोल वैकेंसी क्रिएट करेगा, अरे बात समझ आ रहा है? 1 मोल SrCl2 1 मोल कैटायनिक वैकेंसी, तो इतना मोल कितना मोल, इतना ही मोल, तो इक्वल टू 1 मोल में 1 वैकेंसी, तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power minus 5 मोल कैटायनिक वैकेंसी। मतलब ओवरऑल अगर हम कहेंगे, हाँ, तो यहाँ पे 10 to the power minus 5 मोल कैटायनिक वैकेंसी is created per mole of NaCl। ना हुआ, तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल कैटायनिक वैकेंसी कितना होगा, तो 1 मोल में पर मोल NaCl में इतना वैकेंसी क्रिएट हुआ, इतना मोल, तो टोटल कैटायनिक वैकेंसी कितना हो जाएगा, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23, इतना कैटायनिक वैकेंसी is created per mole of NaCl, per mole of NaCl।
NaCl, ये पर मोल ऑफ NaCl का कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ है, ठीक है। मतलब यहां से अगर तुम गौर करो, इतना हो गया, अंडरस्टूड है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कटायनिक वैकेंसी आ गया, टोटल कटायनिक वैकेंसी पर मोल जो क्रिएट हुआ वो कितना क्रिएट हुआ, पर मोल ऑफ NaCl जो क्रिएट हुआ, मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 18 एक क्रिएट हुआ। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, समझना इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन था कि हमने NaCl को 10 टू द पावर -3 मोल परसेंट SrCl2 से डोप किया, तो 10 टू द पावर -3 मोल परसेंट ऑफ SrCl2 का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 मोल NaCl को हमने 10 टू द पावर -3 मोल SrCl2 से डोप किया। 10 मोल परसेंट का मतलब क्या हुआ, 100 में 10, तो उतना मोल परसेंट मतलब 100 मोल ऑफ NaCl को इतना मोल ऑफ SrCl2 से डोप किए। तो इस हिसाब से 1 मोल NaCl को डोप करने के लिए कितना मोल हमने यूज किया SrCl2, 10 टू द पावर -5 SrCl2 आ गया। और उसके बाद हमने देखा कि एक Sr+2 2 Na+ को हटाया गया एक जगह, तो एक SrCl2 एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, तो 1 मोल SrCl2 कॉजेज 1 वैकेंसी, तो इतना मोल कितना वैकेंसी क्रिएट किया, उतना ही मोल, समझ आ रहा। तो कहेंगे एक मोल वैकेंसी, तो इतना मोल नहीं, इतना इंटू 1 वैकेंसी, मतलब उतना ही वैकेंसी। तो 1 मोल NaCl में कितना वैकेंसी क्रिएट हुआ, 10 टू द पावर -5 मोल वैकेंसी क्रिएट हुआ। तो टोटल कटायनिक वैकेंसी कितना होगा, इतना मोल, तो मोल इंटू रैंडम नंबर क्या हो जाएगा, टोटल कटायनिक वैकेंसी कितना आ गया, 10 टू द पावर 18 कटायनिक वैकेंसी जो है वो टोटल हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ये बात सबको समझ में क्लियर है, तो उतार लो पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, अपने स्टडी मटेरियल की बात करो, अपने स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 66, अपना जो स्टडी मटेरियल है उसका पेज नंबर 66 में क्वेश्चन नंबर 48 गौर करोगे। स्टडी मटेरियल जो अपना है उसका क्वेश्चन पेज नंबर जो है, पेज नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर 48 ऑब्जर्व करोगे। ये IT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस इस साल के एग्जाम में अभी जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन गौर करोगे, क्वेश्चन है KBr इज डोप्ड विथ 10 टू द पावर -5 मोल परसेंट ऑफ SrBr2, द नंबर ऑफ कटायनिक वैकेंसी इन 1 ग्राम ऑफ KBr crystal is 10 टू द पावर 14। जहां पे ये जो वैल्यू है वो नियरेस्ट इंटीजर होना चाहिए, यहाँ जो वैल्यू है वो नियरेस्ट इंटीजर होना चाहिए। ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है ये IT का इस बार क्वेश्चन जो 2021 का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया क्वेश्चन तुमको दिख रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर है ये का क्वेश्चन है ये मतलब जी 2021 का। तो क्वेश्चन तुम गौर करके देखो तो दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे NaCl था, यहाँ पे क्या है KBr है, यहाँ पे तुम्हारे पास -3 था, यहाँ पे -5 है, वहां पे SrCl2 था, यहाँ SrBr2 है, सब कुछ सेम है, उसी तरह का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात सबको। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे, अरे समझ रहा है ना बात, यहाँ क्या कर रहा है, KBr is doped with 10 to the power -3 mole % of SrBr2, the number of cationic vacancy। वहां पे सीधा पर मोल पूछा गया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है पर ग्राम, कंसंट्रेशन होता है मतलब पर मोल वहां पूछा गया था, और यहाँ पे दिखा रहा है 1 ग्राम में पूछा जा रहा है। 1 ग्राम ऑफ KBr क्रिस्टल इज
पर ग्राम, तो बस इतने का अंतर है। तो सिंपल, अब एक बात तुम समझो, तो 100 मोल ऑफ KBr, ये जो हुआ ये डोप किसके साथ हुआ, डोप्ड विथ 10⁻⁵ मोल ऑफ किससे, ऑफ SrBr2, है ना। इसलिए एक मोल किससे डोप हुआ, 10⁻⁵/100। अब इसमें क्वेश्चन दिखेगा जी का, कहूंगी जी का, हम तो मेडिकल वाला है, मेडिकल का स्टूडेंट में हम काय बनाए, सामने दिख रहा है क्वेश्चन कहाँ का है, NCERT का है। अरे क्वेश्चन अभी ना क्वेश्चन बनाए हो जी, ये प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी बनाए हो क्या है, NCERT का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन पूछा गया है तुमको। तो क्वेश्चंस बाहर से, अब क्वेश्चंस के जो लेवल है वो क्वेश्चंस के लेवल कंप्लीटली वो तुम्हारे NCERT के आसपास होते, चाहे वो मेडिकल का क्वेश्चन हो चाहे वो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन बस कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है, तो उन क्वेश्चंस को तुम आसानी से बनाने में कैपेबल हो सकते हो। देखो तो ये कितना हो गया, 10⁻⁷ मोल ऑफ SrBr2 हुआ, अरे हुआ ना। अच्छा, 1 मोल SrBr2, तो बात वहां यहां भी वही है, KBr मतलब K प्लस और Br माइनस, और SrBr2 मतलब Sr+2 और Br माइनस। अब यहां पे भी गौर करोगे तो एक Sr+2 2 के प्लस को भगाया गया एक जगह, तो एक वैकेंसी, तो एक SrBr2 एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, तो इतना मोल कितना मोल वैकेंसी करेगा, इतना ही मोल। इसका मतलब क्या होगा, ये 10⁻⁷ मोल वैकेंसी क्रिएट हुआ, इतना मोल कटायनिक वैकेंसी, इतना मोल कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ। अरे समझ रहा है बात। अब चलो, एक मतलब 1 मोल 1 मोल ऑफ KBr के अंदर इसमें क्रिएट हुआ कितना, 10⁻⁷ मोल कटायनिक वैकेंसी, है ना हुआ, इलाही समझ रहा है सबको। अच्छा, 1 मोल का मतलब पोटेशियम का 39 और ये इसका एटॉमिक मास 80, जोड़ दे कितना 119। 1 मोल KBr मतलब 119 मॉलिक्यूलर मास हो गया, 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो 119 ग्राम ऑफ KBr जो है उसके अंदर क्रिएट हो रहा है 10⁻⁷ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना कटायनिक वैकेंसी। क्लियर है। तो एक ग्राम KBr में, 1 ग्राम KBr में अगर जाएंगे 1, इसलिए 1 ग्राम KBr के थ्रू कितना वैकेंसी क्रिएट हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23 और बाई कितना हो गया 119, इतना कटायनिक वैकेंसी। समझ आ रहे हो। तो ये हो गया, इधर से अगर तुम यूज कर लो तो कितना हो गया 6, ये 6.022, इसको हटा दो उधर से, तो कितना हो जाएगा, ये 16 इंटू 10⁻16 अपन कितना हो गया 119 हो गया। क्लियर है। इसको और इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर में जाना है तो 6, 14 में जाना है हमको, इसको 600 कर दिए, 2 डेसिमल इधर, क्योंकि हमको यहाँ 14 में जाना है। इंटीजर देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नियरेस्ट इंटीजर जो है वो इंटू 14 में है, तो 14 ले जाएंगे तो 2 इधर कर दिए, तो 6.022 को क्या कर दिया 600। अरे हुआ ना। यहां से इसको हटा दिए, नियरेस्ट इंटीजर में जाना है तो पहले इसको हटा दिए, 6.022 को 6 कर दिए लगभग। अब इसको तुमको करना क्या है वो देखो, ये हो गया। अब क्या करोगे, अब 600 और बाई कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा ही 119 हो गया, तो 120, तो 12×5 = 60 हुआ ना जी। 100 मतलब 6.022 थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे 119 तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए 5, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14 होगा, आंसर इसका 5 होगा। समझ रहे हैं बात। अरे बात समझा ना सर। तो क्वेश्चन विदेश से नहीं आता है, क्वेश्चन तुम्हारे आसपास ही रहेगा। अभी सब नहीं पढ़ाया जाएगा, तुमको नहीं बताया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, तो अलग है कि हाँ जल्दी खत्म हो गया। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे पास है तो कॉन्सेप्ट सीखोगे तो उसमें तुमको समय लगेगा ही।
अरे बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछे जाते, सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन। तुम क्वेश्चन अगर ऑनेस्टली बनाने जाओगे मटेरियल में तो तुमको दिखेगा 90-95% क्वेश्चन तुम ऑलरेडी पढ़े हुए हो, तुम्हारे कॉपी में अवेलेबल है। अब उस पर प्रैक्टिस तुम जितना करोगे उसका बेनिफिट तुमको उतना मिलेगा। चलो उतार लो इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं? चलो तो उतार लो इसको भी, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस संडे को तुम लोग का सॉलिड स्टेट का टेस्ट है, ठीक है। सॉलिड को 10:30 से 10:30 to 12 और 12 to 1:30, ठीक है। दो बैच, दो टाइम दिया गया है, दोनों में से किसी टाइम में आके दे सकते हैं। एक टाइम दिया गया 10:30 10:30 to 12 और दूसरा है 12 to 1:30, ठीक है। इस संडे को तुम्हारा टेस्ट होगा सॉलिड स्टेट का, ठीक है। इसलिए टाइम और डेट अपना याद रखोगे। वक्त बताएगा। ये यहाँ तो 4 बैच के टेस्ट लेते हैं तो चारों का क्वेश्चन 4 गो रहता है, नहीं दिखता है क्वेश्चन बन गया टेस्ट में। तो इसलिए वो सब गलत फहमी में मत जीना कि एक गोला देंगे या वही से सबके काम चलेगा, गोबराई नहीं करेगा। टेस्ट 9:30 का है, 9:30 to 10:30 तो 11th वालों का है। 10:30 to 12 और 12:30 to 2 दो टाइम दिया गया, दोनों में आके अपना टेस्ट दे सकते हैं। चलो देखो, और बैच में कभी भी किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है, ठीक है। और बैच में ही उस छोड़ने का गलती करोगे तो उस शुद्ध समेत लती आएंगे। जब टेस्ट होगा क्लास में, किसी भी दिन उस क्लास में भी टेस्ट हो सकता है, इसलिए वहां टेस्ट दिए रहोगे तो थोड़ा आसान रहेगा, कम से कम पढ़े तो रहोगे। इस सोच के ही गलत फहमी में मत जीना कि उस संडे वाला टेस्ट है तो छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। आप कहेंगे दादी मर गई थी तो चाची मर गई थी तब फलाना हॉस्पिटलाइज था, दोस्त को लूज मोशन हो गया था, तो सरियावे में हमारा पूरा जिंदगी बीत गया। और भी सोवन कॉजेज हो सकते हैं। या बहुत इंपॉर्टेंट काम से इको पार्क जाना पड़ गया था। ये देखो इसमें ये सब चीज जो है, छोटी मोटी चीजें जो है, सात्विक विचारधारा के बनो और थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है। चलो अब बात हमारे पास आता है, ये था हमारे पास वैकेंसी, डिफेक्ट के साथ साथ डिफेक्ट को एक्सप्लेन करने के बाद एक बात डोपिंग की आई, वो हमने डिस्कस किया। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो हेडिंग डाल देंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, हेडिंग डालेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। आवाज नहीं सुनोगे। मैग्नेटिक, अगला पॉइंट आता है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हुआ? सिंपल अगर गौर करोगे, सॉलिड है तो सॉलिड किस चीज का बना होता है? एटम्स का। कोई भी सॉलिड होंगे तो वो अल्टीमेटली किसके बने हुए हैं? एटम्स के। एटम्स के पास क्या होता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गौर से सुनना जो बता रहे हैं। हर सॉलिड के पास क्या होता है? एटम्स होते हैं। एटम्स के पास मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। और हम पढ़े हैं कि, जानते हैं हम कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ और अपने एक्सिस पे भी, हर एटम का इलेक्ट्रॉन अपने
ऑर्बिट में, करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट में घूमता रहता है, इसके साथ साथ अपने एक्सिस पे भी रोटेट होता रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक, हर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण से उसका अपना एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और उस कारण से वो हमेशा हर इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेट की तरह काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? और उसी इलेक्ट्रॉन के कारण से हमारे जो सॉलिड है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए कैपेबल होते हैं। समझ में है बात? एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, सुनना। कोई भी एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर एटम्स होंगे, एटम के अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ उसके पास सर्टेन मैग्नेटिक मोमेंट है, और अगर मैग्नेटिक मोमेंट उसका डिफाइंड है, इसका मतलब है कि वो हर इलेक्ट्रॉन एक छोटे मैग्नेट की तरह काम कर रहा होगा, और उसी का रिजल्टेंट जो हमको आएगा वही उस सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? तो चलो इस बात को यहीं से मेंशन करते हैं, लिखेंगे इस बात को कि द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड is explained by the help of magnetic moment produced by electron of atoms present in a given solid, because we know that electrons are moving around the nucleus in orbit or at on axis, and moving charge particle produces magnetic field around itself। अपने चारों तरफ वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। समझ में आया बात? एक बार फिर रिपीट कर दे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है वो एक्सप्लेन किया जाएगा किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस किया जाएगा। क्लियर है? कहां पे? जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे सॉलिड के, which is produced by electron of atoms present in the given solid। ठीक है? because we know that, इसका मतलब ये हुआ because we know that electrons are moving around the nucleus in orbit करोगे, in orbit और at on axis, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है, और घूमने वाला जितना भी चार्ज पार्टिकल है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा है बात? यहां तक बात समझ में आया? अब देखो, अब बात आता है यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझना इसको। अब ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर के अनुसार से, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफर्ड बाय द सॉलिड हमारे जो होंगे, मतलब जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, on the basis of magnetic property
property shown solid, ये substance are of, सारे substance जो हमारे हैं substance are of 5 kind। ये जो substance हमारे होंगे वो 5 तरह के होंगे। जितने भी substance होते हैं, magnetic substance are of magnetic property, magnetic substance are of 5 kind। जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस आर ऑफ 5 काइंड। मैग्नेटिक सब्सटेंस आर ऑफ 5 काइंड। ये 5 तरह के होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और 5वां हमारे पास है जो है वो है हमारा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जो हमारे सब्सटेंस हैं ये 5 तरह के होते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये 5 तरह के हो गए। ये जो दो जो हमारे हैं, पहले जो 2 हमको दिख रहे हैं ये ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के कारण से ये ऑफर किए जाएंगे। और ये ड्यू टू मैग्नेटिक अलायंस, क्या होता है हम बताएंगे। ड्यू टू मैग्नेटिक अलायंस, मैग्नेटिक अलायंस, मैग्नेटिक अलायंस के कारण से जो शो करेगा वो 3 तरह का होगा। मैग्नेटिक अलायंस के कारण से फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक और एंटी फेरी होगा। एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरो, फेरी और एंटी फेरो। और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर इलेक्ट्रॉन के अनुसार से सोचेंगे तो 2 तरह का, और मैग्नेटिक अलायंस से सोचेंगे तो 3 तरह का, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है बात? तो लिख लो इसको, फिर बताते। देखो सुनोगे सब, क्लियर है बात यहां तक? तो क्या यहां से बात समझो, इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी सब्सटेंस हमारे हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऑफर करने के अनुसार से 5 तरह के हो गए। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है बात? तो 1 बाय 1 हम सबकी बात करते हैं। तो पहला हेडिंग डाल देंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पहला लिखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा जो है, ये नाम तो ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग बहुत बार डिस्कस भी किया है। वो ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से। तो पहले लिखोगे those substance which is weakly attracted
which is weakly attract in magnetic field, attract in magnetic field due to presence of one or more unpaired electron, one or more unpaired electron called paramagnetic substance, उसी को हम paramagnetic substance कहेंगे. Those substance which is weakly attract in magnetic field due to presence of one or more unpaired electron, एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रहने के कारण से ये क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं. इस कारण से ये हमारे क्या होंगे, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. मतलब मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से इसको निकालेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर जाएगा. मतलब ये वीकली अट्रैक्ट होंगे. तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं. क्लियर है? इसमें अगर तुम बात करोगे, इसके कुछ एग्जांपल की अगर बात कर लो, तो जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे आयरन हो गया, Fe+2 हो गया, Cu कॉपर हो गया, Cu+2 हो गए, ये O2 हो गया, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हमारे हैं ये सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं. क्लियर है? क्या है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. लिख लेंगे एग्जांपल. जितने भी वैसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमारे क्या होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए तुम कॉपर की बात कर लो 29, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10. तो यहां जाओगे तो 4s1 और 3d में कितना 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. तो यहाँ 4s में एक इलेक्ट्रॉन है ये. तो इसके पास, कॉपर के पास अगर जाओगे तो कई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा. इसमें से एक और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या हो जाएगा, Cu+2. तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, एक यहां से निकालोगे, एक यहां से निकालोगे. ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 4s0 और 3d 9. तो 4s0 और 3d हो गया 9, तो 3d 9 हो गया. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा पैरामैग्नेटिक होगा. क्लियर है? तो ये सब्सटेंस हमारे जो होगा ये पैरामैग्नेटिक है. ये दोनों इसके पास भी क्या होगा, कितना 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है. क्या हमारा पैरामैग्नेटिक है. क्लियर है बात सबको? चलो इसके बाद ये एग्जांपल लिख लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. हो गया? अब देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कौन सा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो नेक्स्ट लिखेगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. नेक्स्ट लिखेगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. तो वैसे सब्सटेंस जो, जिनको जब तुम डालेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो वीकली रिपेल होते हैं. मतलब दो सब्सटेंस which weakly repelled in magnetic field
weakly repelled in magnetic field due to presence of all electron due to presence of all electron in paired form कौन ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे क्या, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जिनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो। जैसे एग्जांपल के लिए एक पे Cu+1 की बात कर लो, ये हो गए, या NaCl हो गया, H2O हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब हमारे जो है ये सारे के सारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। Cu+ ये तो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल तो ऐसे ही न्यूट्रल होता है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, पेयरिंग है ना, तो पेयरिंग कर लिया तो ऐसे ही वो पेयर्ड हो गया इलेक्ट्रॉन, तो डायमैग्नेटिक होगा। रहेगा Cu+1, तो Cu+1 मतलब कॉपर का याद करो, लिखे हम लोग क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 था। ये हमारा जो क्या है किसका, ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब हम Cu+1 लिख दिए इसका मतलब क्या हुआ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d10, तब 4s में एक भी नहीं और 3d10 में 1 2 3 4 5 6 7 9 10, मतलब इसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होंगे तो डेफिनेटली वो हमारा क्या होगा, ये हमारा डायमैग्नेटिक होगा, ये सब्सटेंस हमारा डायमैग्नेटिक होने वाला है। क्लियर है बात सबको, अरे बात समझा ना सर। तो जितना भी ये मॉलिक्यूल है सारे के सारे हमारे क्या है, डायमैग्नेटिक है, और डायमैग्नेटिक होने के कारण है इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड होते हैं, और इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड में डालने से वीकली रिपेल्ड होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अगला कौन सा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक चीज गौर करोगे थोड़ा सा, अगर इस बात को तुम अगर समझो, देखो अब बात आता है फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। एक बात गौर करो, जैसे बात सीधा सा है, इसको एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम समझाते हैं, यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया कि ये दो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे है, जबकि वो तीन जो है वो मैग्नेटिक एलायंस के कारण से है। इस मैग्नेटिक एलायंस का क्या कारण हुआ वो समझो। ऐसे मान लो जैसे एक सॉलिड ही है हमारा, तो ये सॉलिड अगर है तो इसके पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो पार्टिकल्स जो है स्वाभाविक है, हर एटम हर का अपना एक डाइपोल, मतलब उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, सबका अपना अलग, और सारे पार्टिकल्स अगर हैं उनका डायरेक्शन क्या होगा, सबका डायरेक्शन अलग अलग होगा, सबके मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या, सब पार्टिकल अलग अलग है, सारे पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग होगा, अरे होगा ना। अब जब हम इसको कॉमन एग्जांपल समझो, ऐसे समझो, जो जनरली सब लोग एक्सपेरिमेंट हम लोग किए होते समझते हैं, जैसे घर में जो पेचकस और स्क्रू ड्राइवर जो हम यूज करते हैं पेचकस, तो उसमें क्या होता है, ऐसे जनरली हम लोग लिखते हैं पेचकस, तो क्या होता है उसमें जो लोहा का जो हम यूज करते हैं उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन अगर उसको लेके मैग्नेट किसी मैग्नेट पे थोड़ा देर के लिए रब कर देंगे हम लोग, और उसके बाद किसी स्क्रू के पास ले जाओ तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है ना। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि इसके ऐसे रब मैग्नेट के ऊपर ऐसे रब कर देने से क्या हो जाता है, चार्ज का क्या मतलब हुआ यहाँ मतलब ये हुआ, समझना इसको जो बता रहे गौर से समझो। जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट में अपना मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे हमने जो आयरन लिया, आयरन पीस ऑफ आयरन लिया, वो उसके अंदर उसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण से छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट्स थे, लेकिन सबका डायरेक्शन क्या था, अलग अलग था। हमने क्या किया, हम ले गए और मैग्नेटिक फील्ड में इसको लेके चले गए, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जाने के कारण से वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट थे वो मैग्नेटिक फील्ड में जाने के कारण से वो एक पर्टिकुलर पैटर्न पे अरेंज हो गए।
ठीक है, मतलब ये सारे मैग्नेटिक जो छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट थे वो सब क्या हो गए, एक डायरेक्शन में ये अरेंज हो गए। ये सारे अब एक इसका सब मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में, तो सारे का जो रिजल्टेंट निकाले एक जो आया, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक अलायंस। क्या बोलते हैं? अब सारे अगर एक पर्टिकुलर वे में अरेंज हो गए, इसका मतलब है कि सब एक डायरेक्शन में अरेंज हो गया। और अगर ये सब एक डायरेक्शन में अरेंज हो गए तो क्या हुआ, ये इसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल की तरह काम करने लगा। जस्ट लाइक ये भी क्या हो गया, सारे में एक मोमेंट में चला गया, एक डायरेक्शन में अरेंज हो गया, तो एक नॉर्थ पोल आएगा साउथ पोल की तरह काम करने लगा। तो मैग्नेटिक फील्ड से निकालने के बाद भी उसका अलाइनमेंट अब एक डायरेक्शन में हो गया। तो इसके कारण से वो क्या होगा, वो आयरन पीस जो है वो खुद किसकी तरह काम करने लगा, एक मैग्नेट की तरह काम करने लगा। तो वैसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद परमानेंट मैग्नेटिज्म की तरह काम करने लगे, वैसे सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? समझदार बात। और इसमें होगा क्या, हुआ क्यों, ये सारे मैग्नेटिक अलायंस एक डायरेक्शन में अरेंज हो गए। एक ऑप्शन ये हो गया। अब जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होंगे जिनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे, तो क्या होगा, उसके मैग्नेटिक अलायंस जो है वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होंगे। समझ आ रहा है? एक इधर गया एक इधर गया, इक्वल और अपोजिट होगा तो क्या करेगा, सब मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसे वहां पे वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है? एक ऑप्शन और हो सकता है कि जब मैग्नेटिक अलायंस अरेंज हो रहा था तो मोर मैग्नेटिक अलायंस एक डायरेक्शन में, कम कुछ दूसरे डायरेक्शन में हुआ। 10 गो मैग्नेटिक अलायंस आया, उसमें से 6 गो एक डायरेक्शन में था, 4 गो एक डायरेक्शन में था। तो 4 गो तो 4 गो को कैंसिल कर दिया, लेकिन 2 गो एक्स्ट्रा बच गया ना। तो जो दो जिस डायरेक्शन में होगा उसके कारण से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा कि नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ में आया बात? तो अब सिंपल बात समझो, फेरो, एंटी फेरो और फेरी में क्या अंतर हुआ। तो वैसे सब्सटेंस जिसके सारे मैग्नेटिक अलायंस एक सिंगल डायरेक्शन में अरेंज हो और मैग्नेटिक फील्ड में डालने से वो परमानेंट मैग्नेटिज्म की तरह काम करने लगे, वैसे सब्सटेंस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। समझ में आया बात? अच्छा, अब ये अरेंज हो गया है, सोचो इसको, सुनना एक मिनट, सब अरेंज हो गया मैग्नेटिक, अब इसको हिट कर देगा तो क्या होगा, हिट करने से क्या होगा, सारा पार्टिकल फिर से रैंडम हो गया, और रैंडम हो गया तो फिर क्या हो गया, मैग्नेटिक अलायंस गड़बड़ा गया। तो अब वो छोटे छोटे फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन के कारण से काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन के कारण से अगर मैग्नेटिक मूवमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाके हीट करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, जिस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, उस पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हुआ तो समझ में? तो चलो थोड़ा थोड़ा मेंशन कर लेंगे, तो लिखेंगे अगला है। इसके बाद हमारे पास आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हेडिंग डाल देगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए those substance that shows magnetic property due to presence of all magnetic alliance in one direction called ferromagnetic substance. This substance shows
परमानेंट मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेटिज्म ड्यू टू परमानेंट मैग्नेटिज्म, परमानेंट when placed in मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में डालने से ये परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करेंगे। यहां डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एलायंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एलायंस अगर सोचोगे इसका, तो मैग्नेटिक एलायंस का डायरेक्शन क्या होगा? तो सारे मैग्नेटिक एलायंस एक ही डायरेक्शन में हमको अरेंज हो दिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ऑन हीटिंग एट Curie temperature, on heating at Curie temperature, ferromagnetic substance is converted into paramagnetic substance, into paramagnetic substance, paramagnetic substance। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास हो गए आयरन, कोबाल्ट, निकेल, CrO2, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सारे हमारे जो है ये हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। याद रखेंगे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम हीट कर देंगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है हीटिंग पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, CURIE, क्यूरी, मैडम क्यूरी साइंटिस्ट का नाम है। इसको ये साइंटिस्ट ने इसको बताया इस टेम्परेचर के ऊपर वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्यूरी टेम्परेचर है, मतलब वो पूछा जाता है वो टेम्परेचर जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? तो क्यूरी टेम्परेचर है वो। ये था हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बाद लिख देगा कौन सा? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो नेक्स्ट इसके बाद लिखेगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या हो गया? मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर पाते, क्यों? मैग्नेटिक एलायंस के एक डायरेक्शन में होने के कारण से। तो लिख लेंगे इस बात को भी। दूसरा लिखेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। अगला आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये जो सब्सटेंस हमारे हैं ये क्या करते हैं? तो दो सब्सटेंस दैट नेवर shows magnetism due to presence of all magnetic alliance in equal and opposite direction, equal and opposite direction called anti-ferromagnetic substance, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक अलायंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक अलायंस हमारे क्या हो गए यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक अलायंस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और जब सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो क्या होगा, नेट रिजल्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करने में कैपेबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात। इसका एग्जाम्पल अगर तुम देखोगे, एग्जाम्पल में जाओ तो ये हो गया MnO हो गया, MnO2 हो गया, Fe2O3 हो गया, Cr2O3 हो गया, ये सारे सब्सटेंस जो है ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। मतलब ये सब्सटेंस कभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते क्योंकि इनके मैग्नेटिक अलायंस इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। क्लियर है। जबकि लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है कौन सा, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो नेक्स्ट लिख लेंगे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस होंगे, दोज सब्सटेंस दैट shows magnetic property, those substance that shows magnetic property due to presence of more magnetic alliance in one direction, more magnetic alliance in one direction। सारे मैग्नेटिक अलायंस के एक डायरेक्शन में होने के कारण से ये शो करेंगे डायरेक्शन कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे सब्सटेंस। और यहां पे अगर हम गौर करेंगे डायरेक्शन जो है, यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक अलायंस अगर हम देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक अलायंस, तो यहां हमारा क्या होगा, ये कुछ इधर ये कैंसिल हो गया, लेकिन कुछ बचा रह गया, जो बचा रह गया उसके कारण से वो हमारे जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे कौन हो गए, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। कौन हो गए, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। अच्छा, इनमें अगर इसके भी बात कर लो, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल में Fe3O4, और इसके बाद हमारे पास आएगा फेराइट, फेराइट मतलब ये हमारा होगा Mg Fe2O4, ये जिंकाइट भी हो सकता है, ये हमारे पास होगा Fe2O4, ये सारे हमारे जो हो गए ये हमारे किसके एग्जांपल हो गए। अच्छा, इसमें भी सोचो, कुछ मैग्नेटिक अलायंस एक डायरेक्शन में हुआ है, अच्छा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो इसको भी हीट कर दोगे तो क्या होगा, ये भी रैंडमाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा लेकिन ये भी अब पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो याद रखना है, फेरो और फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट कर देंगे तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो एक लाइन उसमें भी मेंशन कर लेंगे, लिख लियो। हाँ, तो ये इसको या एक लाइन इसको भी मेंशन कर लेते हैं, लिख लेना क्या, तो एट क्यूरी टेम्परेचर, on heating at Curie temperature, ferry magnetic substance is also converted into किसमें, into paramagnetic substance, ये भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है बात, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये भी कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है बात आपको, तो वो बात समझ आ रहा है। तो अपने पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अनुसार से अपने सॉलिड जो हो गए वो 5 तरह के हो गए। कौन कौन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक,
फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और स्टडी मटेरियल में देखोगे तो कहीं एक दो वर्ड और मिलेगा, पीजियो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस और पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो क्वेश्चन बनाने जाओगे एक लाइन खाली सुन लो, इस बात को दिमाग में ले लो। देखो पायरो सुनेगा तो पायरो का मतलब होता है पायरो एंड पायरो मतलब लाइट। पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस वैसा सब्सटेंस जिसपे लाइट डालने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, वैसे सब्सटेंस को पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहेंगे। समझ में आएगा? पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस मतलब लाइट के डालने से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे वो पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और एक टर्म है पीजीओ। पीजीओ मतलब होता है मैकेनिकल स्ट्रेस। वैसा सब्सटेंस जिसके ऊपर हम बाहर से मैकेनिकल स्ट्रेस डालें और उसके कारण से वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे, तो वैसे सब्सटेंस को पीजीओ इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्लियर है? ये दो बात भी याद रखेंगे। तो ये इतना बात हमारा मोर देन सफिशिएंट है हमारे सॉलिड स्टेट के लिए। इतना बात अगर हम याद रखें तो इतना काफी होता है हमारे सॉलिड स्टेट में। इससे ज्यादा क्वेश्चन हमारे सामने नहीं रहने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अगले क्लास में हम लोग आएंगे, तो अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो अगला टॉपिक हमारा है दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। हम लोग वहां से शुरू करेंगे। क्लियर है सबको? चलो तो अगले क्लास में हम लोग सॉल्यूशन शुरू करेंगे। संडे को टेस्ट होगा, तो याद रखिएगा सब।